प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज मैं समाजवाद पर चर्चा करूंगा। वस्तुतः समाजवाद समसामयिक विश्व में हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है। 1990 के बाद जरूर उदारवादी मूल्यों के अधिकाधिक प्रभाव में समाजवादी मूल्यों में कमी आई है और डेनियल वेल ने जो इंड आइडियोलॉजी की बात की थी वह बहुत हद तक सार्थक दिखती है, या फुकुयामा के द्वारा इंड ऑफ हिस्ट्री की बात की गई थी वह भी सार्थक प्रतीत होती है। हालांकि समाजवाद हमेशा चर्चा में रहा है और प्रगतिशील विचारधारा माना जाता रहा है। समाजवाद के अर्थ को लेकर बहुत मतभेद है और बहुत अधिक इसका साहित्य है, फिर भी इसके बहुत स्पष्ट अर्थ को बताना मुश्किल प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि समाजवाद को व्यक्ति विशेष और विद्वानों के विशेष विचार से जोड़ा जाता है। मैं निष्पक्ष होकर समाजवाद के संबंध में अपने ज्ञान की सीमा में जानकारी दूंगा और स्पष्ट करने का मैं प्रयास करूंगा। पहले मैंने केवल यह बताया कि समाजवाद के अर्थ को लेकर विद्वानों के बीच में एक रूपता का अभाव है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तभी तो सीएम जोड कहता है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जो धारण करता है उसी के मस्तिष्क का आकार ले लेता है। स्पष्ट है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत समाजवाद की 600 परिभाषाएं रिकॉग्नाइज्ड है और सामाजिक विज्ञान की किताबों में लगभग 10,000 परिभाषाएं दुनिया के देशों में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा व्यवस्था के रूप में स्वीकार की जाती है जो समाज और समानता की बात करती है। समाजवाद को मैं केवल एक विचारधारा से जोड़कर या विद्वान के विचार से जोड़कर नहीं स्पष्ट करूंगा, बिल्कुल निष्पक्ष करूंगा, लेकिन ऐतिहासिक और विकास क्रम में मैं बता देना चाहता हूं कि समाजवाद के विकास या शुरुआत आधुनिक माना जाता है। व्यक्तिवादी मान्यताओं और व्यक्तिवादी विचारधारा के विरोध में समाजवाद का आगमन बताया जाता है। ऐसे 17वीं शताब्दी में समाजवाद अपने आदर्शवादी रूप में रहा है। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, हेनरी दिरेवोय जैसे विद्वानों के द्वारा समाजवाद की चर्चा जब शुरुआती दिनों में की गई तो वह समाजवाद आदर्शवादी समाजवाद था और आदर्शवादी समाजवाद समाज में बराबरी की बात करता था। एक ऐसे समाज को स्थापित करने से संबंधित था जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे और आवश्यकता के अनुसार उसका उपभोग करे। वह समाजवाद रॉबर्ट ओवेन के शब्दों में आदर्शवादी समाजवाद, स्वप्नलौकिक समाजवाद या काल्पनिक समाजवाद था। यूटोपिया नामक रचना में टॉमस मूर ने भी इसी प्रकार के समाजवाद का समर्थन किया है। उसे इसलिए काल्पनिक कहा जाता है क्योंकि यह समाज में बराबरी की बात तो करता है लेकिन बराबरी कैसे प्राप्त करे इसकी बात नहीं करता। यह समाजवाद आदर्शवादी समाजवाद रहा है। आदर्शवादी समाजवाद का स्वरूप बदलने लगा और 1830 के आसपास में आदर्शवादी समाजवाद का रूप परिवर्तित हुआ। कोल की रचना हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट थॉट में यदि हम देखें तो समाजवाद को एक सोशल वेलफेयर या सिस्टम के रूप में रखा गया और सामाजिक कल्याण का समाजवाद को परिचायक बताया गया। सेन शीमोवाद की अगर बात करें तो वह भी 19वीं शताब्दी में समाजवाद को उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन किया और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व माना गया। फिर आगे चलकर कार्ल मार्क्स और एंजिल्स के द्वारा समाजवाद का वैज्ञानिक स्वरूप दिया गया और कार्ल मार्क्स और एंजिल्स जैसे विद्वानों ने समाजवाद को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करते हुए राज्य की समाप्ति, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया और सामाजिक हित और सामाजिक न्याय की बात कही। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक ऐसे समाज की बात की गई जिस समाज में जाति, धर्म, राष्ट्र,
जैसी अवधारणाएं नहीं होंगी। समता मूलक समाज होगा, एक समाज अंतर्राष्ट्रीय समाज होगा, किसी प्रकार की मजबूत राज्य वाली नियंत्रण नहीं रहेंगी, राज्य विहीन समाज विहीन व्यवस्था होंगी, पूरे समाज में किसी प्रकार का शोषण उत्पीड़न नहीं होगा, एकदम बहुत ही बेहतर समाज होंगी। ऐसे समाज को, समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स और एंजेल्स के विचारों पर आधारित है, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, क्रांति और परिवर्तन का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत इत्यादि का समुच्च रूप है, जिसे मार्क्सवाद समान तौर पर कहा जाता है। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स के विचार जो मार्क्सवाद की बुनियाद है। हालांकि मार्क्सवाद केवल कार्ल मार्क्स और एंजेल्स के विचार ही नहीं है, मार्क्सवाद के अंतर्गत तो लेनिन, स्टालिन, माओ, क्रुश्चेव, अल्थुजर, हैबरभास, एरिक फ्रॉम, एंटोनियो ग्राम्सी जैसे विचारकों के विचारों को भी मार्क्सवाद में शामिल किया जाता है। फिर भी इतना तो जरूर कहा जाएगा कि मार्क्सवाद की जो बुनियादी स्तंभ है वह कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, जो कम्युनिस्ट लीग 1847 के बाद 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और एंजेल्स की संयुक्त लेखन या रचना है, और जिसमें मार्क्सवादी सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में आया। वैज्ञानिक समाजवाद पूर्ववर्ती मार्क्सवाद या पूर्ववर्ती समाजवाद जैसा वह केवल समाज में बराबरी की बात नहीं करता, काल्पनिक आधार पर बराबरी की बात नहीं करता, बल्कि यह तो आर्थिक नियतिवाद की बात करता है और समाज में अब तक क्यों बुराई है, असमानता क्यों है, शोषण क्यों है, इसके इतिहास का वैज्ञानिक विश्लेषण अवलोकन करता है और वैज्ञानिक आधार पर इन समस्याओं का समाधान भी सुझाता है। ऐसे सिद्धांत को, ऐसे समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद को मार्क्सवाद कहते हुए हम कह सकते हैं कि यह हक हकूक की लड़ाई है, इज्जत सम्मान की लड़ाई है। यह समाज में दोगली व्यवस्था, शोषणकारी व्यवस्था, अनैतिक व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहता है। यह समाज में किसी प्रकार के प्रभुत्व को, शोषण उत्पीड़न को खत्म कर देना चाहता है और वर्ग संघर्ष के आधार पर एक बेहतर समाज और व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। ऐसे समाजवाद को हम वैज्ञानिक समाजवाद कहेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद जो कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया वह 1917 के रूसी क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस में जो दृष्टिगोचर हुआ वह लेनिनवाद के रूप में आया। लेनिनवाद वैज्ञानिक समाजवाद का रूसीकरण है और यह मार्क्सवाद का व्यवहारिक रूप है, और इसलिए व्यवहारिक है क्योंकि यह कार्ल मार्क्स के जैसे कठोर सिद्धांतों को लेकर नहीं चलता, बल्कि राष्ट्रवाद और विचारधारा की भूमिका को या उपस्थिति को स्वीकार करते हुए मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद को यह व्यवहारिक बनाना चाहता है। यह समाज में बुद्धिजीवियों की भूमिका को भी स्वीकार करता है और साथ साथ यह बताता है कि जो पूंजीवाद है वह साम्राज्यवाद का अंतिम चरण है। सर्वहारा की राजनीति और रणनीति और साम्राज्यवाद को समाप्त करने का सिद्धांत देता है। यह समाज में बेहतर व्यवस्था स्थापित करने का एक व्यवहारिक सिद्धांत है और लेनिनवाद है। 1917 के रूसी क्रांति के बाद जो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रायोगिक रूप लेनिनवाद के रूप में दिखता है, उससे प्रभावित होकर वह 1949 में चीन के अंतर्गत माओ जेडांग के नेतृत्व में माओवाद स्थापित होता है। माओवाद माओ जेडांग की रणनीति है जो चीनी पृष्ठभूमि में वैज्ञानिक समाजवाद को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है। हम यह बताएंगे कि माओवाद अलग मार्क्सवाद या समाजवाद का रूप नहीं है, बल्कि माओवाद विकास का एक क्रम है जो 20वीं शताब्दी के मध्य में चीन में दृष्टिगोचर होता है। इसे प्रायोगिक मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद का चीनीकरण कहेंगे, जिस पर लेनिनवाद का भी प्रभाव है। माओ जेडांग ने वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांतों तथा व्लादिमीर लेनिन के प्रायोगिक नियमों को ध्यान में रखते हुए चीनी पृष्ठभूमि में समता मूलक समाज की स्थापना और शोषण की समाप्ति के लिए जो व्यवहारिक प्रयास किया, जिसमें माओ जेडांग के अधिकाधिक कृषक प्रधानता, संयुक्त तानाशाही और एकल व्यवस्था को स्थापित करने पर जो बल दिया, जिसे माओवाद कहते हैं। हालांकि माओवाद जो व्यवस्था
20वीं शताब्दी के मध्य में माओ जेडोंग के नेतृत्व में चीन में शुरू हुई, वह बाद के दिनों में दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रभावित हुई और अलग रूप में दृष्टिगोचर हुई। 1970 के दशक में यदि भारत में माओवाद की सांस्कृतिक क्रांति से नक्सलवाद की शुरुआत हुई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलबाड़ी गांवों में जमींदारी कुव्यवस्था के विरोध में लाल सेना और लाल संगठन के आधार पर, हिंसक आधार पर जो समता मूलक समाज के लिए जो गतिविधियां संचालित हुई, वहां से नक्सलवाद की शुरुआत हुई, जो आज पूरे भारत के सामने नक्सलवाद एक वामपंथी चुनौती के रूप में दिख रहा है। वह भी मार्क्सवाद का ही परिवर्तित, माओवाद के सांस्कृतिक क्रांति का ही परिवर्तित रूप है। 1970 के दशक में इटली में भी एक समाजवादी था जो आधुनिक समाजवाद का रूप हो गया, और अब यह समाजवाद जो हिंसक माओवादी स्वरूप था उसे उतरकर, उसे परिवर्तित होकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर मुड़ गया था। बाद में हम उसको देखेंगे, यूरो साम्यवाद के नाम से जाना जाता है, वह व्यवस्था देखने को मिली। 1970 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे और वह परिवर्तन पूंजीवादी व्यवस्था को लगातार सशक्त करने लगी और समाजवादी व्यवस्था को कमजोर करने लगी, और उसी का परिणाम हुआ कि 1980 के दशक में उदारीकरण, निजीकरण की व्यवस्था वैश्वीकरण के रूप में आगे बढ़ी, और 1990 के दशक में वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया में अपने प्रभुत्व और प्रभाव दिखाना शुरू किया, और उसके परिप्रेक्ष्य में समाजवादी रूप भी बदले। अब समाजवाद लोकतंत्र और उदारवादी मूल्यों से समन्वित हो गया और आगे की ओर बढ़ने लगा। आज 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ और 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हम यदि समाजवाद की बात करें तो अब समाजवाद बहुत बहुरंगी हो गया है। अब तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को, जहाँ केवल समाज के हित, सामाजिक न्याय, असामाजिक सरोकार से संबंधित बातें हैं, उसको ही समाजवाद कह के बता देता है। भारत में तो और भी अलग विडंबना है। यदि भारत में समाजवाद की हम चर्चा करें या इसके विकास के और परिवर्तित स्वरूप का अवलोकन करें तो विषम रूप में समाजवाद दिखता रहा है। मानवेंद्र नाथ राय ने यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में जिस समाजवाद की बात की, वह समाजवाद मौलिक मानवतावाद से प्रभावित था, और वही मौलिक मानवतावाद नव मानवतावाद के रूप में आया, जो उदारवादी, समाजवादी और एक सीमा तक राष्ट्रवादी मूल्यों का समन्वित रूप था। स्पष्ट है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो मानवेंद्र नाथ राय का जो समाजवाद दिखा, वह समाजवाद राष्ट्रवादी मान्यताओं से प्रभावित हो गया। मैं आपको बता दूं कि कार्ल मार्क्स के द्वारा राष्ट्रवाद की अवधारणा का विरोध किया जाता है, राष्ट्र या राज्य के अस्तित्व में अविश्वास किया जाता है, तभी तो कार्ल मार्क्स को अराजकतावादी कहते हैं। वैसा विचारक जो राज्य के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, जो वेदरिंग ऑफ द स्टेट की बात, राज्य की विलुप्तता और समाप्ति की बात करता है, उसे अराजकतावादी विचारक कहेंगे। और कार्ल मार्क्स अराजकतावादी है, और कार्ल मार्क्स के बाद वाले विचारक व्लादिमीर लेनिन का कभी जबरदस्त समर्थक रहे। मानवेंद्र नाथ राय ने भारत में जिस समाजवाद की बात की और मौलिक मानवतावाद की बात की, उस मौलिक मानवतावाद के अंतर्गत राष्ट्रवादी मूल्यों का भी समावेश हो गया। स्पष्ट है कि वैज्ञानिक समाजवाद की धारा से समाजवाद उतरकर भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा शुरुआत की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करें तो उन्होंने भी समाजवाद की धारणा दी, और लोहिया का समाजवाद तो बिल्कुल सामाजिक न्याय में, जाति आधारित सामाजिक न्याय से जुड़ गया। लोहिया का यह कथन याद होगा, जो लोहिया समाजवादी चिंतन के अंतर्गत पिछड़ा पाए 100 में 60, या कहीं न कहीं भारत में लोहियावादी समाजवाद जो है वह जातिवाद और पिछड़ावाद से संबंधित होकर जातीय आधारित समाजवाद और सामाजिक न्याय से संबद्ध हो गया। यदि लोहिया के बाद अगर देखें और उसी समकालीन हम चर्चा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो अपने आप कभी 1928 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आप को मार्क्सवादी कहते थे, जो समाजवादी बन गए थे, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की और उनके लोकतांत्रिक समाजवाद में एक तरफ समाजवादी मूल्य और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश किया गया, जो भारत की आर्थिक व्यवस्था का आधार बन गया। और वहीं लोकतांत्रिक समाजवाद जो भारत में चला वो आगे बढ़ता रहा और उसी लोकतांत्रिक समाजवाद की हवा इंदिरा गांधी के द्वारा भी दिया गया। हालांकि इंदिरा गांधी के समय में जो लोकतांत्रिक समाजवाद हुआ वह कहीं न कहीं रूसी मान्यताओं से प्रभावित हुआ, लेकिन भारतीय संविधान मान्यता, राष्ट्रवादी गांधीवादी मान्यताएं भी हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद की आधारभूत विशेषता बनी रही। बाद के दिनों में तो अभी जो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं, जयप्रकाश नारायण के विचारों को लेकर आगे चलते हैं। वह जयप्रकाश नारायण के समाजवाद, जिसे जेपी का समाजवाद कहते हैं, उस जेपी की समाजवाद में उदारवादी, लोकतांत्रिक, एक सीमा तक समाजवादी मूल्य भी थे और गांधीवादी मूल्य भी थे और उसी का समन्वित रूप भारत में जेपी का समाजवाद कहा गया। और जेपी के समाजवाद को जाति से जोड़कर मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को लेकर चले और वह मुलायम सिंह यादव या लालू यादव जैसे लोगों ने अपने आप को समाजवादी कहा, जो समाजवाद को जातीय आवरण से ढक दिया और जातिवादी व्यवस्था से जोड़ते हुए वह विशेष प्रकार की जातीय न्याय के लिए समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। और भारत स्वतंत्र भारत में यह समाजवादी एक अलग रूप देखने को मिला, वह भी समाजवाद है। मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र जो पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके अनुसार यह समाजवाद जो है केवल लाल टोपी लगाने से और तुष्टीकरण की नीति से संबंधित रहा और उनके लिए समाजवाद केवल सैद्धांतिक नाम रहा। उद्योगपतियों को मिलाकर उन्हीं की मुलायम सिंह की पार्टी अमर सिंह के नेतृत्व में अलग प्रकार की उत्तर प्रदेश में व्यवस्था चलाई और वह संप्रदायवाद से संबद्ध हो गई। यदि हम आज की तारीख में देखें तो एक नया जो अपने आप को जे न्यूज़ से पढ़ा हुआ बताता है और बोलता है, जो राष्ट्र के विरोध में और कभी राष्ट्र के समर्थन में और आतंकी गतिविधियों के समर्थन को लेकर एक अलग प्रकार के वाम पंथ को समाजवाद का रूप दे रहा है, इसका नाम कन्हैया है। मैंने अलग कभी अपने फेसबुक पर कन्हैया के बारे में लिखा और मैंने बताया कि कन्हैया इज ए हैंडीकैप चाइल्ड ऑफ द करप्ट मीडिया। स्पष्ट है कन्हैया का जो मार्क्सवादी सिद्धांत या अवधारणा है, मुझे तो राजनीति विज्ञान के मैं छात्र हूँ, यह समझ में नहीं आता कि किस मॉडल पर उसको कसूँ, उसके विचारों को आधार बनाकर उसे आदर्शवादी समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी, आधुनिक समाजवादी या आधुनिक समाजवादियों में फेबियनवादी, राज्य समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी, यूरो समवादी, माओवादी कहाँ क्या कहा जाए मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके विचार में एक रूपता का अभाव है। स्पष्ट है कि भारत में जो समाजवाद का रूप है अलग अलग देखने को मिलता है। मैंने समाजवाद के अर्थ बताने से पहले मित्रों आपको बताया कि यह समाजवाद आधुनिक विचारधारा या सिद्धांत माना जाता है और 17वीं शताब्दी से लेकर यदि वर्तमान तक हमने देखा तो समाजवाद का स्वरूप बदलता रहा है। कभी यह समाजवाद जो है समाज में बराबरी की काल्पनिक व्यवस्था से संबंधित रही, तो फिर हमने कोल के अनुसार इसे सामाजिक कल्याण से जोड़ा और सेन शिमोवाद के द्वारा उसको सार्वजनिक संपत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व के सिद्धांत के समर्थन से लेकर चला। कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष से जोड़कर देखा गया। व्लादिमीर लेनिन ने मार्क्सवाद को व्यवहारिक बनाने के लिए एक सीमा तक राष्ट्रवाद विचारधारा की उपस्थिति और पूंजीवाद साम्राज्यवाद की अंतिम कड़ी है के रूप में स्पष्ट किया। और माओवाद 20वीं शताब्दी के मध्य में जो हिंसा और सांस्कृतिक क्रांति की बात कही, माओवाद ने, माओ जेडोंग ने सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर गरीब लोग भी जिन विचारधारा से पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं उसके संहार का समर्थन किया। और आपको याद होगा कि 1967 में लगभग 2.5 लाख गरीब लोग भी जो थे, जो पूंजीवादी विचारधारा और परिवर्तन संशोधनवादी चाहते थे, उनका नरसंहार कर दिया और हजारों फूल खिले के सिद्धांत से वह आगे बढ़ाया। वह माओ जेडोंग के प्रभाव में दुनिया के देशों में और भारत में नक्सलवादी गतिविधियों की सांस्कृतिक क्रांति से शुरुआत हो गई। और फिर हमने बताया कि भारत में जो समाजवाद है, नेहरू, मानवेंद्रनाथ राय का समाजवाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद, इंदिरा गांधी ने जो व्यवहारिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद को लेकर आगे चली, या फिर मुलायम सिंह यादव, लालू यादव या अन्य अपने आप को जो समाजवाद के
समर्थक बताते हैं उनके विचारों में यहाँ समाजवाद भी बिखरा हुआ है, यहाँ समाजवाद भी इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है। इसके कंसेप्ट को जैसे कहें एक साधारण शब्दों में खिचड़ी बनाकर रख दिया है, कोई स्पष्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी बताया था कि मैं निष्पक्ष होकर समाजवाद का अर्थ बताऊंगा। मैंने केवल समाजवादी संदर्भ को मैंने बताया कि अलग अलग रूप में रहा है। शैक्षणिक रूप में यदि हम काम करें तो मैं बताऊंगा कि समाजवाद के 3 रूप है। काल्पनिक समाजवाद, आदर्शवादी समाजवाद, जिससे हम सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, हेनरी डी रिवोए, टॉमस मूर जैसे विचारकों के विचार को देखेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद, जिसमें कार्ल मार्क्स और एंजिल्स के विचारों को रखेंगे। और इसी वैज्ञानिक समाजवाद से लेनिनवाद आया है, व्लादिमीर लेनिन, स्टालिनवाद आया है, या माओवाद दृष्टिगोचर हुआ है। और माओवाद के सांस्कृतिक क्रांति के प्रभाव में नक्सलवाद का कंसेप्ट आया है। तीसरा समाजवाद जो है आधुनिक समाजवाद है। आधुनिक समाजवाद के कई रूप हैं, जिसे हम फेबियनवाद के रूप में, राज समाजवाद, श्रमिक संघवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और यूरो साम्यवाद के रूप में देखेंगे। कहना नहीं होगा कि अलग अलग रूप हैं। आपके सामने यह भी प्रश्न आता है कि सर समाजवाद को यदि मार्क्सवाद कहते हैं तो मैं बता दूं कि मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स, एंजिल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, खुर्चेव, अल्थुजर, हेबरभास, एरिक फ्रोम, एंटोनियो ग्राम्सी जैसे विद्वानों के विचारों को रखा जाता है। यह मार्क्सवाद भी परंपरागत मार्क्सवाद, समसामयिक मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद के रूप में आया है। यदि नव मार्क्सवाद की बात करें, अलग से मैं चर्चा करूंगा, शैक्षणिक उस पर बहस होंगी और एंटोनियो ग्राम्सी के विचारों का हम लोग अवलोकन करेंगे। कहना नहीं होगा कि यह समाजवाद के अंतर्गत ही सब कुछ आ जा रहा है, इसलिए समाजवाद बहुरंगी है। सीएम जोड़ तो सही कहता है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जो इसे धारण करता है उसी का शक्ल ले लेता है। मैंने तो समाजवाद के बहुरंगी स्वरूप और अस्पष्ट अनेकानेक जो परिभाषाएं दी गई है इसको मैंने बताया। मैंने एक आपसे कहा भी, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत 600 समाजवाद की परिभाषाएं जो है वह रजिस्टर्ड है। इससे स्पष्ट है कि समाजवाद की एक निश्चित परिभाषा नहीं है। फिर भी अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार, राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते जो समाजवाद को परिभाषित करता हूं उसे आप देखें, बिल्कुल निष्पक्ष होगा। समाजवाद एक व्यवस्था, विचारधारा, मूल्य, सिद्धांत, जीवन दर्शन और दृष्टिकोण है। यह सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का भी पर्याय है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा या सिद्धांत या मूल्य दृष्टिकोण है जो व्यक्ति नहीं समाज की चिंता करता है, सामाजिक कल्याण की बात करता है। यह समाज में सभी प्रकार के जो शोषण, उत्पीड़न है उसको खत्म कर देना चाहता है और एक ऐसी समाज, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे आचरण की बात करता है जहां किसी प्रकार का लोगों के बीच में विभेद नहीं हो। ऐसे समाज की यह कल्पना करता है जिस समाज में प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति हो। ऐसा न हो कि कोई खाते खाते मरे, कोई खाए बगैर मरे। समाजवाद एक ऐसी मान्यता है जो हक, हकूक और इज्जत समान की बात करता है। यह समाज में जो विशेषाधिकार वाली सिद्धांत है राजनीतिक और व्यवस्था में, उसको विशेषाधिकार वाली व्यवस्था को ध्वस्त कर देना चाहता है, योग्यता आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है। समाजवाद एक जीवन पद्धति और दृष्टिकोण है जो बगावत से, हक हकूक की लड़ाई से, इज्जत समान की लड़ाई से संबंधित है। समाजवाद समाज में अगर किसी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न है उसमें खत्म करना चाहता है। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग या अन्य किसी आधार पर भी विभेद है उसको खत्म करना चाहता है। समाजवाद एक प्रकार की व्यवस्था भी है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था है। यह सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत विभेद को खत्म करने, शोषण को खत्म करने, समता मूलक समाज को स्थापित करने, आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत सबको रोजगार देने, उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित करने और यह व्यवस्था जहां बहुत अधिक और बहुत कम धन हो उसको खत्म करने और समता मूलक समाज को स्थापित करने और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत परिवारवाद, जातिवाद को खत्म कर समता मूलक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने और सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप को विरोध करने, राज्य या सरकार को
अधिकाधिक उसके प्रभुत्व को खत्म करने और एक सीमा तक राज्य और सरकार के उपस्थिति में व्यवस्था को संचालित करने से संबंधित है। मैंने बताया कि समाजवाद न केवल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है, यह सोच है, यह जीवन दर्शन है और प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। हमारे आचरण में, सिद्धांत में, विचार में यदि किसी प्रकार का विभेद हो तो वह गैर समाजवादी मूल्य हैं और उसको समाप्त करना और विचार में, कार्य में, आचरण में समता मूलक, शोषण विहीन सोच को, संस्कृति को लाना भी समाजवाद है। समाजवाद व्यक्तिवाद के विरोध में आता है। एक ऐसे समाज की बात करता है जहां व्यक्ति नहीं, परिवार नहीं, वर्ग नहीं, समाज प्रधान है, जहां सबके हित, सबकी सुख, सबके विकास की कामना की जाती है। समाजवाद वह नहीं है जो कि भारत में समझा जा रहा है। समाजवाद वह नहीं है जो केवल कार्ल मार्क्स कहता है। समाजवाद तो समाज की सुख शांति की बात करने वाली विचारधारा है। यह विचारधारा ही नहीं, व्यवस्था है, संस्कृति है, जीवन संस्कृति है, जीवन जीने का ढंग है, विश्लेषण का ढंग है। ऐसी अवधारणा को ही समाजवाद कहेंगे। मैं अपने दूसरे लेक्चर में समाजवाद के अलग अलग आयाम पर, अलग अलग पक्ष पर बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि समाजवाद पर बहुत बड़ा लिटरेचर है और इसके अलग अलग अर्थ बताए जाएंगे, आयाम बताए जाएंगे और इसे मार्क्सवाद का पर्याय भी कह दिया जाता है। मैंने आपको स्पष्ट किया, समाजवाद व्यापक है जिसके अंतर्गत मार्क्सवाद जो वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद को आधार बनाकर वर्ग समतामूलक समाज को ही स्थापित करने से संबंधित है और समाजवाद का प्रथम और अंतिम रूप आदर्शवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद भी समाज में शांति स्थापित करने की बात करता है। यह दोनों मूल्य समाजवाद में दिखते हैं। एक वर्ग संघर्ष की बात करता है और बाद में समाजवाद वर्ग समन्वय की बात करता है और मैं उससे अलग हटकर मैंने कहा कि समाजवाद एक विचारधारा, सिद्धांत, व्यवस्था, सोच, विश्लेषण की पद्धति है। यह व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक है और जो समानता की बात करता है यह व्यक्ति नहीं, समाज की बात करता है, पूरे समाज की चिंता करता है, सामाजिक खुशहाली की बात करता है और उत्पादन के साधनों पर जो व्यक्ति विशेष और वर्ग विशेष का प्रभुत्व है उसको खत्म करना चाहता है और सार्वजनिक स्वामित्व के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करता है। ऐसे दर्शन का नाम ही समाजवाद है। और इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जो जातिवादी लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, वे लोग समाजवादी नहीं हैं। स्पष्ट है कि समाजवाद के इस स्वरूप को मैंने बताया। समाजवाद कड़ी पर मैं काम करूंगा। मेरे द्वारा अब वैज्ञानिक समाजवाद, जिसको समान तौर पर मार्क्सवाद कहा जाता है, उस पर अलग काम किया जाएगा। मित्रों, आप मेरे इस समाजवाद वाली कड़ी को देखेंगे। बहुत अस्पष्टता है समाजवाद के साहित्य में और मैंने अपने ज्ञान की सीमा में बहुत बेहतर ढंग से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। थैंक यू। आप लोग इसे देखें, इसको शेयर करें, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मेरे ज्ञान से एक सीमा तक लाभान्वित होने का प्रयास करें। फिर अधिकाधिक जो लिटरेचर है उन लिटरेचर को आप लोग पढ़ें। थैंक यू।